नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है भाई आप लोगों के। देखिए आज डिसीज्ड के बारे में पढ़ेंगे। डॉट पेन रजिस्टर को आप लोग निकाल कर बैठ जाएं। देखिए जब आप लोग वीडियो देखते हो तो ये विशेष ध्यान रखें कि पिछली वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, उसको आप देख सकते हैं। निश्चित तौर पर आप मतलब देखेंगे तो आपको लाभ 100% मिलेगा। विशेष तौर पर 12th एग्जाम बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से तो मेरे मतलब ये वीडियोज हैं ही, लेकिन मेडिकल और नीट जो एग्जाम होते हैं मेडिकल से रिलेटेड, तो उनके लिए भी बहुत लाभदायक बेनिफिशियल हो सकते हैं यदि आप स्टडी करते हैं। तो आज के जो पार्ट 12 नंबर का पार्ट है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ का, तो उस ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ के 12 नंबर के पार्ट में प्रोटोजोवन डिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटोजोअन्स एक इन्फेक्टियस डिसीज होते हैं। क्या प्रोटोजोअन्स एक इन्फेक्टियस डिसीज होते हैं? इन्फेक्टियस डिसीज क्या होते हैं? इस प्रकार के डिसीज जो एक डिसीज पर्सन से दूसरे नॉर्मल पर्सन में पहुंच जाए, उसी को कहा जाता है इन्फेक्टियस डिसीज। यानी कि ट्रांसमिटेड डिसीज टू डिसीज पर्सन टू नॉर्मल पर्सन आर कॉल्ड इन्फेक्टियस डिसीज। ये इन्फेक्टियस डिसीज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में दो प्रकार से संचरित हो सकती है, दो प्रकार से ट्रांसमिटेड हो सकती है। एक तो डायरेक्ट कांटेक्ट और एक इनडायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट से मतलब क्या है कि डिसीज पर्सन के छींकने खांसने के संपर्क में आने पर, या उनके बर्तनों का उपयोग करने पर, या उनके कपड़ों का उपयोग करने पर मुख्य रूप से डिसीज होती है, तब उसको कहा जाता है डायरेक्ट कांटेक्ट या डायरेक्ट ट्रांसमिटेड। इनडायरेक्ट कैसे? जब किसी कैरियर के द्वारा, जब किसी कैरियर के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, और ये कैरियर मनुष्य भी हो सकता है या अन्य कोई एनिमल हो सकता है, तो ये जो कैरियर जो रहते हैं इनके द्वारा जब फैलता है तो इसको इनडायरेक्ट इन्फेक्टियस डिसीज के नाम से जाना जाता है। तो ये डिसीज कई प्रकार की होती हैं, जैसे प्रोटोजोअन्स डिसीज हैं, आपके बैक्टीरियल डिसीज है, वायरल डिसीज है, फंजाई डिसीज है, हेलमेंथी डिसीज है। इनमें कई प्रकार की डिसीज आती है। तो सबसे पहले आज आप और हम लोग प्रोटोजोअन डिसीज के बारे में स्टडी करेंगे। और प्रोटोजोअन्स की डिसीज की स्टडी करने से पहले मैं आपको बता दूं, एक चार्ट के माध्यम से स्टडी करेंगे। इसके माध्यम से, चार्ट के माध्यम से स्टडी करेंगे। तो देखें सबसे पहले चार्ट क्या बनाया जाता है। तो यहां लिखा जाएगा रोग का नाम, दूसरा कॉलम रहेगा रोग जनक का नाम, तीसरा रहेगा वाहक क्या है, कैरियर क्या होते हैं, फिर रहेगा लक्षण, क्या लक्षण, और इसके बाद मुख्य रूप से आती है रोकथाम, और फिर उपचार। 1 2 3 4 5 6 कॉलम आपके बनकर तैयार हो गए। तो ये देखिए, ये बन गया चार्ट। तो सबसे पहले आप और हम लोग प्रोटोजोअस डिसीज में मलेरिया डिसीज पढ़ेंगे, मलेरिया रोग पढ़ेंगे। मैं आपको यहां एक चीज और कहना चाहूंगा, यहां सिर्फ वही डिसीज पढ़ाई जाएंगी जो आपके सिर्फ सिलेबस में है, आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत आ रही हैं। उन्हीं डिसीज के बारे में यहां चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मलेरिया बीमारी, रोनाल्ड रोस नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने मुख्य रूप से मलेरिया बीमारी के बारे में बताया था। मलेरिया जो बीमारी अगस्त से अक्टूबर के सीजन में अत्यधिक होने वाली बीमारी है। पहले मुख्य रूप से बताया जाता था मलेरिया महामारी के प्रकोप के रूप में फैलती थी, लेकिन अब यह एक कंट्रोल, यदि पता चल जाता है तो कंट्रोल कर सकते हैं इस रोग पर। दूसरा, इसका जो वाहक होता है, कैरियर होता है, वो मादा मच्छर होता है, मादा मच्छर होता है। इसका आप और हम लोग बचाव बहुत आसानी से कर सकते हैं कि साफ सफाई रखकर
स्टोरेज वाटर नहीं ही होना चाहिए। इसके द्वारा आप और हम लोग मुख्य रूप से इसको रोकथाम भी कर सकते हैं। तो मलेरिया जो डिसीज है वह कई प्रकार की होती है, तो आप और हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले टर्सियन मलेरिया, पहले नंबर का जो मलेरिया आ रहा है वह कौन सा मलेरिया है? टर्सियन मलेरिया। दूसरे नंबर का जो मलेरिया आ रहा है वह क्वार्टन मलेरिया है। तीसरे नंबर का जो है वह माइल्ड मलेरिया है। और चौथे नंबर पर जो है वह मैलिग्नेंट टर्सियन मलेरिया। तो स्वाभाविक है कि ये 4 प्रकार के मुख्य रूप से मलेरिया होते हैं। इनको 4 भागों में कैसे बांट दिया गया? क्योंकि यह जो मलेरिया है वह अलग अलग पैथोजेंस के द्वारा होते हैं, अलग अलग पैथोजेंस के द्वारा होते हैं। कैरेक्टर हैं, आपके कैरियर हैं, और डॉक्टर की सलाह पर जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वह लगभग एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ आपको 4 लिख दिए गए। तो मुख्य रूप से इसमें जो रहता है रोग जनक या पैथोजेंस क्या हो सकते हैं, क्या इनको पैथोजेंस क्या हो सकते हैं? तो पैथोजेंस एक कॉमन है, प्लाज्मोडियम जीनस है, स्पीसीज इनकी बदलती जाएंगी। क्या प्लाज्मोडियम जीनस है और स्पीसीज इसकी बदलती जाएंगी। तो यहां लिख दिया जाए प्लाज्मोडियम टर्सियन जो मलेरिया होता है वह प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के द्वारा मुख्य रूप से होता है। और क्वार्टन जो मलेरिया है वह प्लाज्मोडियम की, मैं पी अब शॉर्ट में बना देता हूं, क्या मैं इसको पी में शॉर्ट में मुख्य रूप से लेके चलूंगा, मलेरियाई, ये मुख्य रूप से इसकी क्या हुई स्पीसीज। तीसरे नंबर पर फिर वही लिख दिया मैंने, क्या पी शॉर्ट में ओवेली यानी प्लाज्मोडियम ओवेली के माध्यम से माइल्ड मलेरिया, क्या प्लाज्मोडियम ओवेली के माध्यम से माइल्ड मलेरिया होता है। फिर प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के द्वारा मुख्य रूप से सबसे खतरनाक, मतलब बहुत ही खतरनाक प्रकार का ये मलेरिया होता है, मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के द्वारा जो होता है। अब इसका जो कैरियर होता है वो मादा एनाफिलीज मच्छर यानी फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। क्या बता सकते हैं? शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं या ब्रैकेट में, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो मुख्य रूप से क्या होते हैं? इसके कैरियर होते हैं, वाहक होते हैं। ठीक है। फिर कैरेक्टर में आप क्या ले सकते हैं? बुखार यानी फीवर। क्या फीवर मेन कैरेक्टर क्या है आपका? फीवर। और ठंड देकर फीवर आता है, ठंड देकर फीवर आता है। कभी कभार फीवर 2 से 4 घंटे के अंतराल के बाद आता है, और कभी कभार मुख्य रूप से फीवर जो रहता है वह 1 दिन, 2 दिन या 3 दिनों के अंतराल पर। क्या फीवर कब आता है? 1 दिन, 2 दिन या 3 दिनों के अंतराल पर मुख्य रूप से आता है। दूसरा मतलब बता सकते हैं 12 डिग्री फ़ारेनहाइट से 14 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार रहता है। क्या क्लियर? पहले ये कर लें।
जो डिसीज पर्सन होता है, रोगी जो होता है, उसको प्यास बहुत अधिक लगती है। रोगी जो पर्सन है, डिसीज पर्सन है, उसको प्यास बहुत अधिक लगती है, यानी पानी वह बहुत पीने की इच्छा रखता है। ठीक है। फिर आप बता सकते हैं जो शरीर होता है, बॉडी होती है, उसमें पेन यानी दर्द या दर्द, अकड़न या अकड़न, इस प्रकार के कैरेक्टर मुख्य रूप से उसमें उत्पन्न होते हैं। फिर बताया जाता है रोकथाम। क्या बताया जाता है? रोकथाम। तो रोकथाम में क्या बता सकते हैं कि एक ही मैं रोकथाम आपको बता देता हूं, डायरेक्ट घुमा फिरा कर नहीं, कि यदि आप साफ सफाई रखते हैं, पानी रुका हुआ नहीं रहने देते एक स्थान पर, तो इस बीमारी से आप आसानी से बच सकते हैं। या अर्थात कि इस प्रकार का नालियों में रुका हुआ पानी होता है, उस जगह मुख्य रूप से रुके हुए पानी हो तो मुख्य रूप से मिट्टी का तेल क्या या अन्य प्रकार की मुख्य रूप से केमिकल का छिड़काव करते हैं, जिसके कारण मॉस्किटो के जो एग हैं, अंडे हैं, वह मुख्य रूप से मर जाएं, पनपने ना पाएं। ये कर सकते हैं। पानी को कभी खुला नहीं रखना चाहिए, नहीं तो मुख्य रूप से वहां भी मॉस्किटो आने लगेंगे। साफ सफाई बिल्कुल रखना चाहिए। स्टोरेज वाटर नहीं होना चाहिए। कूलरों में मुख्य रूप से पानी भरा नहीं रहना चाहिए। अगस्त और अक्टूबर के दौरान विशेष तौर पर ये ध्यान में रख लें, क्यों इस समय बहुत खतरनाक ये मलेरिया होता है और शुरुआत हो चुकी है। तो यदि ऐसा करते हैं तो आप मलेरिया से आसानी से बच सकते हैं। तो रोकथाम में मैं एक चीज लिख देता हूं, केवल साफ सफाई, मच्छरों से बचाव, यानी कि ये जो कई प्रकार की कॉइल चल रही हैं, आज अगरबत्ती चल रही है, मॉर्टिन वगैरह चल रही है, इनसे मुख्य रूप से मच्छरों को मारकर भगाया जा सकता है। तो ये अब तालाब वगैरह में यदि कहीं मतलब आपके आस पड़ोस में रह रहे हो तालाब वगैरह, तो वहां मुख्य रूप से छोटी छोटी मछलियों को छोड़ दिया जाए, क्या तो वह मुख्य रूप से इनके लार्वा को खा जाती हैं। तो ये आप क्या कर सकते हैं? रोकथाम कर सकते हैं। अब उपचार के रूप में मुख्य रूप से क्या आता है? कुनैन है, मैपेक्रिन है, आपके पेलेड्रिन है, ड्रग्स और क्लोरोक्विन है, इनको मुख्य रूप से क्या कर सकते हैं? उपचार में कर सकते हैं। तो देखिए, कुनैन, क्लोरोक्विन, मैपेक्रिन, पेलेड्रिन, लेकिन विशेष तौर पर ध्यान दें, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, स्वयं उपचार नहीं करना है। ये जो दवाई ली जाएगी वह डॉक्टर की सलाह पर ही ली जाएगी। तो ये आपको किस में बताना है? इतना मलेरिया के बारे में बताना है। ये यहां तक ये मलेरिया हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद मुख्य रूप से जो आता है दूसरे नंबर पर, वो कौन सी बीमारी आती है? ये आपका फर्स्ट नंबर हुआ मलेरिया में 4 बताए। अब दूसरे नंबर पर जो आता है वह है अमीबिएसिस। कौन सी बीमारी में बता रहा हूं? अमीबिएसिस, ठीक है। तो ये जो बीमारी है, ये बीमारी में पतले पतले दस्त होते हैं। उस दस्त के साथ श्लेष्मा यानी म्यूकस निकलता है और ब्लड भी निकलता है। क्या ब्लड भी मुख्य रूप से निकलता है। उसी बीमारी को क्या कहा जाता है? अमीबिएसिस कहा जाता है, या अमीबिक डिसेंट्री कहा जाता है, या इसको क्या कहा जाता है? अमीबिक डिसेंट्री के नाम से जाना जाता है। अमीबिक डिसेंट्री के नाम से मुख्य रूप से इसको जाना जाता है। तो ये जो बीमारी है, जैसे दस्त पतले होना, उस दस्त के साथ मुख्य रूप से क्या बताया जाए? म्यूकस और ब्लड का आना। तो ये वह बीमारी है। ये जो पैथोजेंस होगा, वह पैथोजेंस क्या होगा? एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका,
एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इसके पैथोजेंस होते हैं। और वाहक क्या हो सकते हैं? कुछ नहीं, संदूषित भोजन व जल, यानी कि संक्रमित फूड और वाटर लेते, इन्फेक्टियस फूड और वाटर लेते, यदि उसमें ये पाए जाते हैं तो निश्चित तौर पर मुख्य रूप से अमीबियासिस बीमारी होगी। ये अमीबियासिस बीमारी में क्या होता है, जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका रहती है, इनकी जो सिस्ट कंडीशन होती है वह फीकल मटेरियल या स्टूल या मल के साथ बाहर आ जाते हैं। अब इन पर मुख्य रूप से क्या होते हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि मल को कोई खा रहा है, स्वाभाविक है, लेकिन इन पर क्या बैठते हैं, कुछ इंसेक्ट बैठ रहे हैं, फ्लाइज बैठ रही हैं। क्या? तो ये इंसेक्ट और फ्लाइज कहाँ बैठते हैं? अपना जो अच्छा भोजन है, गुड फूड है, अभी बिना संक्रमित है, उस पर जाकर बैठते हैं। जब उस पर जाकर बैठते हैं तो ये जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका थे वह उस फूड और वाटर पर पहुंच गए। तो उस फूड और वाटर को इन्होंने क्या कर दिया, इन्फेक्टियस कर दिया, यानी संक्रमित कर दिया। अब संदूषित कहने लगे, खराब कहने लगे। तो अब इसका उपयोग यदि आप और हम लोग करते हैं तो उसमें मुख्य रूप से आपके ये बीमारी अमीबियासिस बीमारी हो जाती। तो इसी वजह से कहा जाता है फूड मटेरियल, यानी कि फीडिंग मटेरियल जो होते, खाने वाले भोज्य पदार्थ होते हैं, उनको ढककर रखना चाहिए। क्या? ढककर रखना चाहिए, ये हमेशा बताया जाता है। तो इसमें आप कैरेक्टर में क्या ले सकते हैं, यानी पतले दस्त, और दस्त भी मुख्य रूप से किस प्रकार से होंगे, आपके म्यूकस और ब्लड उसमें पाया जाएगा। क्या? म्यूकस और ब्लड मुख्य रूप से उसमें पाया जाता है। इनमें अल्सर, क्या? इसमें मुख्य रूप से क्या हो सकते हैं, इसकी आंत में अल्सर हो जाते हैं। इंटेस्टाइन में, आंत में, इंटेस्टाइन या आंत में अल्सर या छाले क्या हो जाते हैं, अल्सर या छाले या घाव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? घाव मुख्य रूप से हो जाते हैं। और आपका जो लिवर है, लंग्स हैं और ब्रेन है, लिवर, लंग्स और ब्रेन है, इनमें सूजन आ जाती है। तो क्या कह दें, लिवर, लंग्स और ब्रेन में सूजन आ जाती। तो ये मुख्य रूप से क्या होते, आने के चांस रहते हैं, या ये कह दिया जाए ये तीनों में ये। तो ये आपके अमीबियासिस डिसीज के कैरेक्टर है। क्या है? अमीबियासिस डिसीज के कैरेक्टर। अब यहां मैं लिख दूं स्वच्छ जल, यानी फ्रेश वाटर, स्वच्छ जल अर्थात फ्रेश वाटर का यूज करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, यानी संदूषित पानी नहीं होना चाहिए। और भोजन ग्रहण कर इससे बचा जा सकता है। क्या? इससे बचा जा सकता है। अब यदि आप और हम लोग सब्जी वगैरह ले रहे हैं, क्या हरी सब्जी जो ले रहे हैं, तो है पोटेशियम परमैंगनेट से लगभग 1 घंटे तक धो देना चाहिए। हरी, इसको लिख सकते हैं, जो ग्रीन वेजिटेबल, जो हरी सब्जी है, ग्रीन वेजिटेबल है, इनको किससे धोना चाहिए, पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा लगभग 1 घंटे तक धोना चाहिए। अब ये नहीं है कि आप सब्जी लेकर आए 1 घंटे तक आप धोने में लगे। 1 घंटे से तात्पर्य है कि पानी में पोटेशियम परमैंगनेट डाल दो और उसमें मुख्य रूप से जो ग्रीन वेजिटेबल लेके आए उसमें वह डाल दो, मतलब जो भी सब्जी लेकर आए उसको डाल दो। तो निश्चित तौर पर यदि उस पर एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है तो वह समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रोकथाम मुख्य रूप से इसमें कर सकते हैं। अब डॉक्टर की सलाह पे आप कहाँ जाएंगे बच्चों, डॉक्टर पे जाएंगे। तो डॉक्टर मुख्य रूप से इसके लिए क्या देगा, ड्रग्स देगा, दवाई देगा, मेडिसिन देगा। क्या देगा, ड्रग्स देगा, दवाई, मेडिसिन।
तो इसमें कौन कौन सी इफेक्टिव हो सकती हैं? इमेटिन है, एरिथ्रोमाइसिन आदि ड्रग का उपयोग कर सकते हैं। मेट्रोनाइडाजोला क्या मेट्रोनाइडाजोला ड्रग वगैरह हैं, इनका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन विशेष ध्यान रखना सेल्फ मेडिकेशन नहीं होना चाहिए, डॉक्टर के सलाह पर ही लेना चाहिए। तो इतना आपको क्या पढ़ना, प्रोटोजोअन्स डिसीज जो आपके सिलेबस में है, ये 2 प्रकार की प्रोटोजोअन्स डिसीज हैं जो आपको बताया गया। विशेष तौर पर ध्यान रखें कि इसमें से 1 नंबर के बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। क्या 1 नंबर के बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं जो हर बोर्ड एग्जाम में निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं। जैसा कि अगला जो टॉपिक आएगा 30 नंबर का, उस 30 नंबर के टॉपिक में मैं आपको हेलमिंथी डिसीज, कृमि से होने वाली बीमारियों के बारे में चर्चा करूंगा।